सभी को नमस्कार। मैं पुष्पा ज़ोहो बुक्स टीम से हूँ। इस वेबिनार में शामिल होने के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद। और आज हम वित्तीय वर्ष वेबिनार के बारे में देखेंगे। हम ज़ोहो बुक्स में आवश्यक महत्वपूर्ण एक्टिविटीज़ पर चर्चा करेंगे। आज ज़ोहो बुक के इस वेबिनार के लिए हम जो प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं उसका नाम है ट्रेनर सेंटर, जो ज़ोहो का इन हाउस एप्लीकेशन है। जो इस तरह के ऑनलाइन वेबिनार्स जो होते हैं वो एप्लीकेशन में आप इजीली कर सकते हैं। आपको अगर कोई क्वेश्चंस है, कुछ भी आपको प्रश्न है, आप क्वेश्चन टैब में पूछ सकते हैं उसका उपयोग करके। यदि आपका कोई भी ऑडियो या वीडियो में कोई भी अगर समस्या है तो आप चैट विंडो में पोस्ट कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सेशन को शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं वित्तीय वर्ष क्लोजिंग के सबसे प्रभावी तरीके। तो सबसे पहले आज का एजेंडा रहेगा, हम वित्तीय वर्ष जो है उसके बारे में देखेंगे। फिर हम देखेंगे वित्तीय वर्ष के अंत में करने के कुछ टास्क, मतलब क्या क्या हम क्लोजिंग ईयर में कर सकते हैं। फिर कुछ की पॉइंट्स मीन्स वित्तीय वर्ष में शुरू किए गए जैसे कुछ भी कार्य है, नेक्स्ट फिनेंशियल ईयर में मूव होने से पहले क्या क्या करना चाहिए। फिर कुछ FAQs देखेंगे जो भी आमतौर पे हमारे कस्टमर्स रेगुलरली पूछते हैं वो। उसके बाद लाइव क्वेश्चन एंड आंसर सेशन होगा जहाँ पे आप अपने क्वेश्चंस पूछेंगे और हम आपको लाइव आंसर्स देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फिनेंशियल ईयर एंड क्लोजिंग क्या है, मीन्स आपका जो वित्तीय वर्ष है उसका क्लोजिंग क्या है उसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। अधिकांश व्यापारों के लिए वित्तीय वर्ष कार्य एक कठिन हिस्सा हो जाता है। यह वित्तीय वर्ष का सबसे व्यस्त समय होता है क्योंकि आपको ध्यान देने की बहुत सारी कार्यों की ज़रूरत होती है, जिसमें कस्टमर को स्टेटमेंट भेजना, बैंक अकाउंट को रिकंसाइल करना और फिनेंशियल डॉक्यूमेंट्स तैयार करना, फिर आपकी जो भी फाइलिंग्स है वो सब चेक करना और भी कई सारी चीज़ें होती है। यदि एक सही अकाउंटिंग सिस्टम ना हो तो आपकी बुक्स ऑर्डर में नहीं हो सकती है। आप कोई पेमेंट भी मिस कर सकते हैं या आपकी रिपोर्ट में गड़बड़ी हो सकती है। यदि आप ज़ोहो बुक्स जैसे ऑनलाइन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग कर रहे हैं तो पूरा प्रक्रिया है बहुत आसान हो जाता है। हम वित्तीय वर्ष के अंत पर आपको बुक्स को क्लोज करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे और ज़ोहो बुक्स का उपयोग करके इन कार्यों का ध्यान रख सकते हैं ताकि आप अपने व्यापार के लिए सटीक वित्तीय रिकॉर्ड को पूरा कर सकें। तो चलिए देखते हैं वित्तीय वर्ष के अंत में क्या क्या कार्य आपको करना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ आप देख सकते हैं आइटम रीवैल्यूएशन कि आप कहाँ कहाँ पे आइटम्स को चेक करेंगे, उसको रीवैल्यूएट करेंगे। फिर कुछ ड्राफ्ट ट्रांजेक्शन्स को देखेंगे ईयर एंड वित्तीय वर्ष में। फिर पेमेंट के बारे में देखेंगे कैसे राइट ऑफ होता है। फिर आपके एक्सपेंसेस किस तरीके से रिकॉर्ड हुआ है या मिस हुआ है। कुछ वेंडर्स एडवांस होते हैं वो देखेंगे। फिर अकाउंट्स के बारे में देखेंगे, जो भी अकाउंट्स आपने अपने ट्रांजैक्शन में यूज़ किया है। फिर बैंक रिकन्सिलिएशन के बारे में देखेंगे। फिर करेंसी एडजस्टमेंट। फिर आते हैं ट्रांजैक्शन लॉकिंग कैसे आपको मदद करता है ज़ोहो बुक्स में। उसके बाद फाइलिंग के बारे में देखेंगे। लास्ट हम देखेंगे कैसे आप रिपोर्ट्स को शेड्यूल कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं आइटम रीवैल्यूएशन। कुछ बिजनेस में जहां गुड्स एक मेजर रोल निभाता है उनमें आइटम्स की रीवैल्यूएशन की आवश्यकता होती है। आप ज़ोहो बुक्स में इन्वेंट्री वैल्यूएशन समरी रिपोर्ट का उपयोग कर सकते हैं ताकि आपकी इन्वेंट्री की एग्जैक्ट वैल्यू स्टॉक जो है प्राप्त हो सके। हमें इंश्योर करना होगा कि आपके फिजिकल स्टॉक्स के नंबर और इन्वेंट्री नंबर्स जो है वो मैच करें। या इसलिए क्योंकि आपकी इन्वेंट्री की मार्केट वैल्यू में ड्रॉप हो सकती है जिसके लिए एडिशनल डिडक्शन का दावा किया जा सकता है, या कुछ आइटम चोरी हो जाती है या इन्वेंट्री जो ट्रांसपोर्टेशन की आइटम जो है मिस हो जाती है। तो ये सब के लिए हम यहाँ पे अभी देखते हैं आगे। ज़ोहो बुक्स में सबसे पहले हम रिपोर्ट्स देख लेते हैं इन्वेंट्री की। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इन्वेंट्री वैल्यूएशन समरी देखेंगे जहाँ आपको आपके सारे आइटम्स के नाम और उसकी जितने भी स्टॉक्स आपके पास है, यानी ज़ोहो बुक्स के सॉफ्टवेयर में आपके ट्रांजैक्शन जो भी आपने क्रिएट किया उसके हिसाब से कितने स्टॉक आपके पास है और उसका जो स्टॉक वैल्यू है, इन्वेंट्री एसेट वैल्यू, आप यहाँ से देख सकते हैं। अभी अगर आपको इस स्टॉक्स में कुछ कम है या आपके फिजिकल स्टॉक के साथ मैच नहीं कर रहा है, डैमेज हो गया है, तो आप अभी आपको उस एडजस्ट करना चाहते हैं तो आप आइटम्स के मॉड्यूल में जाएंगे। दो तरीके हैं, या तो आप आइटम्स में जाएंगे
पर्टिकुलर आइटम को सेलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ से एडजस्ट स्टॉक कर सकते हैं। ये अगर आपको बल्क में करना है, एक एक आइटम नहीं करना है, तो आप इन्वेंट्री एडजस्टमेंट में जाएंगे, यहाँ प्लस न्यू पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आ जाता है 2 ऑप्शन, एक है क्वांटिटी एडजस्टमेंट, एक वैल्यू एडजस्टमेंट। क्वांटिटी में आपका जो भी स्टॉक है उसका जो नंबर्स होता है, आपके पास 10 है 20 है, उसके हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। और वैल्यू में आपका जो भी प्रोडक्ट है, जो आपका आइटम है, उसके जो दाम होते हैं, रेट होते हैं, उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं, ताकि आपके जो नंबर्स है उसमें चेंजेस नहीं आएंगे, बट उसके जो भी दाम है उसमें चेंजेस आएंगे। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम क्वांटिटी एडजस्टमेंट सेलेक्ट कर रहे हैं, डेट, अकाउंट। अगर आपको अकाउंट यहाँ से चेंज करना है आप वो भी चेंज कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आप रीजन सेलेक्ट करेंगे, फिर आपका ब्रांच है तो ब्रांच, वेयर हाउस, फिर हम यहाँ पे आइटम जो है वो सेलेक्ट करेंगे। जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास -4 है, तो अगर हम जैसे चेक कर रहे हैं फिजिकल स्टॉक, मेरे पास 10 अभी बचा हुआ है, तो हम यहाँ पे 10 डालेंगे। तो यहाँ जो एडजस्ट हो रहा है क्वांटिटी, यहाँ 14 हो रहा है, क्योंकि मेरे पास 4 माइनस में था। हम यहाँ पे दिखा रहे हैं कि मेरे पास 10 हाथ में है, मतलब कि ये दोनों मिला के एडजस्टमेंट मेरा जो हो रहा है वो 14 का हो रहा है। तो इस तरीके से आप इन्वेंट्री एडजस्ट कर सकते हैं। तो अगला हम देखेंगे इन्वेंट्री रीवैल्यूएशन में ही आइटम को इनएक्टिव मार्क करना। और ये क्यों मार्क कर सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी आपका बिजनेस जो भी चल रहा है, आपके यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, उसमें से कुछ प्रोडक्ट ऐसा भी हो सकता है जो आगे जाके आप यूज़ नहीं करेंगे, या वो प्रोडक्ट अभी आपका आगे नहीं होने वाला है। तो इसमें क्या हो सकता है कि अगर कोई भी ट्रांजेक्शन्स क्रिएट कर रहा है, चाहे वो आप क्रिएट कर रहे हैं या आपके यूज़र्स क्रिएट कर रहे हैं, तो उस समय ये हो सकता है कि गलती से ये आइटम वो सेलेक्ट कर लिए या ट्रांजेक्शन बन जा रहा है, बट आपके पास वो जो है स्टॉक आगे आप उसका जो भी सेल या परचेज नहीं करने वाले हैं। वैसा केस में आप जो है इसको इनएक्टिव मार्क कर सकते हैं। तो ज़ोहो बुक्स में आप सेम तरीके से आइटम्स में जाएंगे, जो भी आइटम आगे आपका यूज़ नहीं होने वाला है आप उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ मोर ऑप्शन में क्लिक करेंगे और यहाँ पे मार्क एज इनएक्टिव। तो इसको जैसे ही आप मार्क एज इनएक्टिव करेंगे, ये आइटम जो है इनएक्टिव हो जाएगा। आगे आप कोई भी ट्रांजैक्शन क्रिएट करते हैं, ये आइटम आपको शो नहीं करेगा। नेक्स्ट देखते हैं फिक्स्ड एसेट डिप्रिसिएशन। जैसे कि ये आपका जो भी फिक्स्ड एसेट होता है, आप सभी को पता होगा कि दिन पर दिन उसका वैल्यू जो है घटता है, तो आप उसको डिप्रिसिएशन करेंगे, एंट्री करना होगा। यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया है फिक्स्ड एसेट का अकाउंट, जो कि फर्नीचर अकाउंट है, और साथ में ही हमने एक्सपेंस अकाउंट सेलेक्ट किया है। तो आपका फिक्स्ड एसेट यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है, यानी कम हो रहा है, और आपका डिप्रिसिएशन एक्सपेंस जो है वो डेबिट यानी इंक्रीज हो रहा है। तो इस तरीके से आप जर्नल जो है पोस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं ड्राफ्ट ट्रांजैक्शन। तो कई बार ऐसे भी हो सकती है, आपने कोई ट्रांजैक्शन क्रिएट किया, क्रिएट करने के बाद आपने बस उसको रखा है ताकि आप उसको चेक करके बाद में आप उसको मार्क सेंड करें या कस्टमर को सेंड करेंगे। तो ऐसा कई बार होता है। उसके बाद ये भी चांसेस है कि आप मिस कर दिए उस ड्राफ्ट ट्रांजैक्शन को वापस, जैसे कि सेंड में या मार्केट सेंड या कस्टमर को सेंड करना आप भूल गए, या कई सारी रीजंस हो सकते हैं। या ये भी हो सकता है कि आपने ई इनवॉइसिंग इनेबल कर रखा है, तो आप बिना ई इनवॉइस के तो कस्टमर को भेज नहीं सकते हैं। तो आपने सेव किया ड्राफ्ट में, फिर ई इनवॉइस करने के बाद या बाय मिस्टेक आपने आप भूल गए कि उसको ड्राफ्ट से चेंज करना है। ये कैसे चेक करेंगे, जैसे कि ड्राफ्ट स्टेटस में जो जो इनवॉइसेस है, तो यहाँ पे हम ज़ोहो बुक्स में सेल्स में इनवॉइसेस में जाएंगे और यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हैं, यहाँ क्लिक करने के बाद ड्राफ्ट में क्लिक करेंगे तो जितने भी ड्राफ्ट इनवॉइसेस हैं आपको वो यहाँ पे शो करेगा। तो यहाँ से आप पता कर सकते हैं कि ये इनवॉइसेस आपको आगे ले जाना है या नहीं ले जाना है, या रिकॉर्ड के लिए रखना है, या आपको वो यूज़ नहीं करना है, तो आप उस ड्राफ्ट इनवॉइसेस को डिलीट कर सकते हैं। या आगे आप भूल गए, आगे मूव करना चाहते हैं तो मार्केट सेंड कर सकते हैं या कस्टमर को मेल कर सकते हैं। या नहीं, दोनों नहीं है, हाँ, ये मेरा इनवॉइस अभी आगे यूज़ नहीं होगा बट हम डिलीट भी नहीं करना चाहते हैं, उसको रखना चाहते हैं ताकि ये नंबर जो है हमारे इनवॉइस की सीरीज़ उसमें
उसमें कोई गड़बड़ ना हो तो आप इस इनवॉइस को वॉइड करके रख सकते हैं। ये आपके अकाउंटिंग को अफेक्ट नहीं करेगा, बट आपका जो नंबर है इनवॉइस सीरीज़ वो वैसे ही रहेगा। अभी हम आगे देखते हैं। जैसे कि और कई रीजंस होते हैं, जैसे आपके पास एक्सपेंसेस है, जो बिल्ड एक्सपेंसेस होते हैं, बिलेबल एक्सपेंसेस होते हैं। उसके बाद आपके पास बिलेबल प्रोजेक्ट में जो बिलेबल आवर्स होते हैं। तो कई बार ऐसे होते हैं कि आप उस एक्सपेंस में बिलेबल तो सेलेक्ट किए हैं, बट आप भूल गए उसको इनवॉइस में कन्वर्ट करें, इनवॉइस में इंक्लूड करना। तो उसके लिए भी आपके पास यहाँ देख सकते हैं, हम एक्सपेंस मॉड्यूल में फ़िल्टर लगा के देख सकते हैं। तो चलिए ज़ोहो बुक्स में देखते हैं कैसे होता है। जैसे हम परचेज़ मॉड्यूल में जाएंगे, एक्सपेंसेस में जाएंगे, तो यहाँ पे फ़िल्टर अलग से है, अनबिल्ड एक्सपेंसेस। तो यहाँ जितने भी एक्सपेंसेस है ये बिलेबल आपका एक्सपेंसेस है। तो आपने इसमें कस्टमर को सेलेक्ट किया है, बट अभी तक उनको आप इनवॉइस में कन्वर्ट नहीं किया, उनसे चार्ज नहीं किया है। तो अभी अगर इस वर्ष में, जैसे कि आपको अभी ईयर एंड है, वित्तीय वर्ष के पहले अगर आपको ये करना है तो आप ये कर सकते हैं, इनवॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं। इसी तरीके से आप रिपोर्ट्स में जाइएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको प्रोजेक्ट का रिपोर्ट मिलेगा। प्रोजेक्ट में अगर आप देखेंगे यहाँ पे बिल्ड और अनबिल्ड दो चीज़ें मिलेंगी। तो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में भी आपका, जैसे कि आप इनवॉइस अगर नहीं बनाए हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं जैसे कि बिल्ड एंड अनबिल्ड। तो अनबिल्ड अमाउंट आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ 10,200, 9,700, ये सब जो है अनबिल्ड अमाउंट है। अगर आप ये देखना चाहते हैं ये प्रोजेक्ट में, डायरेक्टली यहाँ इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में क्लिक करिए, और इस प्रोजेक्ट से भी आप देख सकते हैं कि आपका अनबिल्ड जो है या बिलेबल अनबिल्ड आवर्स कितना है। तो आप यहाँ डायरेक्टली जो है कर सकते हैं इस चीज़ को भी। तो अभी आपने इनवॉइसेस तो बना लिया, बट अभी आपके पास ऑलरेडी बना हुआ इनवॉइसेस है, ठीक है, जो भी ऑलरेडी बहुत सारे इनवॉइसेस है जिसका अभी तक आपको पेमेंट नहीं मिला है। तो आपको चेक करना है कि किस किस कस्टमर्स का कितने पेमेंट है, कौन से इनवॉइसेस का पेमेंट है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप ज़ोहो बुक्स में सेल्स में जाइए, इनवॉइसेस में जाइए, एंड यहाँ पे आप जैसे ड्राफ्ट आपने चेक किया, सेम तरीके से आप ओवर ड्यू इनवॉइसेस चेक कर सकते हैं। तो ये सारे इनवॉइसेस है जो आपको पेमेंट नहीं मिला है, और ड्यू डेट के हिसाब से आप यहीं पे देख सकते हैं कि कितना दिन से ड्यू है, 35 डेज, 42 डेज। तो इस हिसाब से आप कितने भी इनवॉइसेस आपके ड्यू है आप देख सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास रिपोर्ट्स भी है, जो कस्टमर बैलेंस समरी का रिपोर्ट है। आप ये रिपोर्ट यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ आप जैसे कि कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। यहाँ हमारे पास शो एंड हाइड कॉलम्स है। आप यहाँ पे कई सारे फील्ड्स होते हैं, जैसे कि अनयूज्ड एडवांस पेमेंट, क्रेडिट नोट बैलेंस, ओवरऑल जो क्रेडिट्स अवेलेबल है। तो ये सारे आप क्लिक करके यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि ये सारे आपकी टोटल कितने इनवॉइस्ड अमाउंट है, कितना आपको पैसा मिल गया है और कितना क्लोजिंग है। तो ये सारी चीज़ें आप डायरेक्टली यहाँ से भी देख सकते हैं इस रिपोर्ट से। तो अभी हम देखते हैं, जैसे कि आपने सब देख लिया कि इनवॉइसेस का पेमेंट जो है, ओवर ड्यू इनवॉइसेस है, कैसे आप चेक कर सकते हैं इनवॉइस के मॉड्यूल से और रिपोर्ट से। तो सेम तरीके से जैसे कि आपके पास ये भी हो सकता है कि ओवर ड्यू इनवॉइस है, बट वो कस्टमर ने आपको ऑलरेडी पेमेंट दे दिया है, बट आप भूल गए हैं एडवांस को इनवॉइस में अप्लाई करने के लिए। तो ये भी चांसेस होती है। तो उस केस पे आप क्या कर सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं पेमेंट जो भी अनयूज्ड अमाउंट है कि कौन कौन सा पेमेंट अभी तक अप्लाई नहीं हुआ है। तो वो आप देख सकते हैं। पेमेंट रिसीव्ड मॉड्यूल में जाएंगे, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा ऑल पेमेंट, कस्टमर एडवांस, ये सारे आप फिल्टर लगा के चेक करते हैं। तो यहाँ लास्ट में देखिए अनयूज्ड अमाउंट, ये सब वो अमाउंट है, जैसे यहाँ पे टोटल अमाउंट जो है इसका मतलब कितना पेमेंट कस्टमर ने आपको पे किया है, और यहाँ जो अनयूज्ड अमाउंट है इसका मतलब कितना अभी तक अप्लाई नहीं हुआ है। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं अमाउंट जो है मोस्टली सेम है, और यहाँ जैसे 50,000 है बट अनयूज्ड में 0, यानी ये 50,000 ऑलरेडी यूज़ हो गया है। यहाँ 100 अमाउंट है, अनयूज्ड में भी 100 है, तो ये आपका जो है अमाउंट अप्लाई नहीं हुआ है, अनयूज्ड में अभी पड़ा है। सेम तरीके से हम इस चीज़ को रिपोर्ट में भी देख सकते हैं।
जैसे अभी हमने कस्टमर बैलेंस समरी देखा, यहाँ आप देख सकते हैं वही एडवांस पेमेंट कस्टमर बैलेंस समरी में भी दिखेगा। यहाँ से आप ये सारी जो चीज़ें हैं ये अनयूज्ड एडवांस पेमेंट है, मतलब आपने जो भी पेमेंट एंट्री रिकॉर्ड की है उसमें कितना पेमेंट अप्लाई हो गया है और उसके बाद कितना बाकी है, जो बाकी अमाउंट है वो यहाँ शो करता है। और इसके अलावा हो सकता है कि आपने क्रेडिट नोट भी बनाया किसी कस्टमर के लिए, क्रेडिट नोट जो यूज़ नहीं हुआ है, अमाउंट जो अभी बाकी है अनयूज्ड है, तो वो क्रेडिट नोट का बैलेंस आपको यहाँ शो करेगा। और ये दोनों टोटल अमाउंट क्रेडिट अमाउंट मिला के आपको अवेलेबल क्रेडिट्स में शो करेगा। तो इस अवेलेबल क्रेडिट्स को आप अगर इनवॉइस में अप्लाई करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। उसके लिए फॉर एग्जांपल जैसे हमने एक पेमेंट ओपन किया, यहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा अप्लाई टू इनवॉइस, यहाँ आप क्लिक करेंगे और जिस भी इनवॉइस में अगर आपको अप्लाई करना है वो अमाउंट अप्लाई करके आप सेव कर देंगे। या ऐसे भी हो सकती है कि कोई इनवॉइस मेरा नहीं है, उस कस्टमर से मेरा कोई इनवॉइस बना नहीं है, बट उनसे मैंने ऑलरेडी पैसा ले लिया एडवांस में, बट आगे मेरे को उनके साथ बिजनेस कंटिन्यू नहीं करना है या कोई सेल मैं नहीं करने वाली हूँ, तो उस केस पे आप इस अमाउंट को रिफ़ंड करेंगे। तो उसके लिए आप ये 3 डॉट में क्लिक करेंगे, रिफ़ंड में क्लिक करेंगे। यहाँ पे सारे डिटेल्स कौन सा बैंक अकाउंट से आप पे कर रहे हैं, डेट, ये सब डिटेल्स डाल के सेव करेंगे। जैसे अभी तक हमने देखा तो इनवॉइस आप पेमेंट कैसे अप्लाई करते हैं ये सब। अभी ये भी हो सकता है कि आपके पास ऑलरेडी इनवॉइस बना है, ओवरड्यू में है, ठीक है, ओवरड्यू इनवॉइसेस है और कस्टमर आपको पैसा दे नहीं रहे हैं या आपको पता चलता है कि वो आगे नहीं देने वाले हैं पेमेंट, तो आपको वो लॉस है, आगे आपको पेमेंट नहीं मिलने वाला है, या आगे आप उनके साथ बिजनेस कंटिन्यू नहीं करने वाले हैं। तो वो सब केसेस में जो आपके पास ऑलरेडी इनवॉइस है ओवरड्यू में, उसको कैसे आप क्लोज़ कर सकें। अगर क्लोज़ करेंगे नहीं तो वो हमेशा आपको ओवरड्यू में दिखते रहेगा। तो उसको क्लोज़ करने के लिए आप पर्टिकुलर इनवॉइस में जाएंगे और यहाँ जैसे ओवरड्यू है तो यहाँ पे आप सीधा रिकॉर्ड पेमेंट में क्लिक करेंगे और यहाँ पे राइट ऑफ, इसको यहाँ पे क्लिक करने के बाद रीज़न और डेट डाल के आप राइट ऑफ कर देंगे। तो आपका इनवॉइस जो है राइट ऑफ हो चुका है। अब बॉटम में देखते हैं तो आपको वो जर्नल बन जाएगा। यहाँ देख सकते हैं बैड डेब्ट अकाउंट में जितना अमाउंट है वो मूव हो चुका है आपके अकाउंट रिसीवेबल से, यानी आपको जो है अमाउंट ये एक्सपेंस में मूव हो चुका है। और इसको और भी इजी तरीके से देख सकते हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं रिपोर्ट्स में, जैसे AR एजिंग समरी है, तो इस रिपोर्ट का आप देख सकते हैं कि कितने दिन से आपको जो टाइम पीरियड है, कितने दिन से आपको पेमेंट जो है नहीं मिला है, पर्टिकुलर कस्टमर कितने दिन से ओवरड्यू है। तो यहाँ पे जो इंटरवल है 1 से 15 दिन, 16 से 30 दिन, तो ऐसा सेट किया हुआ है। इसको अगर आप चेंज करना चाहते हैं इंटरवल, ठीक है, तो 15 दिन है, आप चेंज करना चाहते हैं इसको 50 दिन, तो यहाँ पे अगर करते हैं तो 1 से 50, यहाँ 50 से 100, तो इस तरीके से आपको कितने दिन से ओवरड्यू है वो शो करेगा। और मैक्सिमम जो है आप यहाँ पे 90 डेज जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। उसी तरीके से इंटरवल भी आप चेंज कर सकते हैं। अभी तो आप कस्टमर वाइज देख लिए कि ये जो कस्टमर वाइज किसका किसका कितना दिन का ड्यू है। आप उसके अंदर भी देखना चाहते हैं कौन कौन से इनवॉइस है जो इतने दिन से ड्यू में है, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ आप देख सकते हैं 1 से 50 दिन के अंदर 3 इनवॉइसेस ओवरड्यू में है। तो इस तरीके से आप कस्टमर वाइज भी देख सकते हैं और पर्टिकुलर इनवॉइस वाइज भी देख के जो भी आपको पेमेंट नहीं आएगा या आने नहीं वाला है तो उस हिसाब से आप राइट ऑफ कर सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं आगे एक्सपेंसेस में। तो एक्सपेंस जो है जैसे आपने अभी सेल्स के लिए देखा, सेम तरीके से वेंडर के लिए हम देखेंगे। सबसे पहले ये देखेंगे कि क्या हम सारे बिल, एक्सपेंस ये सब रिकॉर्ड कर लिए हैं। आप ज़ोहो बुक्स में परचेज मॉड्यूल में जाएंगे, बिल्स में जाएंगे, सेम तरीके से आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं सारा स्टेटस है। ओवरड्यू में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ओवरड्यू का स्टेटस दिख रहा है और कितना बैलेंस ड्यू है जो आपको अपने वेंडर को पे करना है, और कितना ओवरड्यू मतलब कितने दिन हो गए ओवरड्यू अभी तक आपने पे नहीं किया है, यहाँ से आप पता कर सकते हैं। सेम तरीके से वेंडर का भी रिपोर्ट है, वेंडर बैलेंस समरी। तो वेंडर बैलेंस समरी का जो रिपोर्ट है तो यहाँ पे भी आप कस्टमाइज़ करके
शो हाइड कॉलम में जाएंगे। यहाँ भी आप ऐड कर सकते हैं जो भी आपको ऑप्शंस जो है, जो भी अमाउंट्स आपको चाहिए आप यहाँ से ऐड करके रन रिपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि कितना बिल्ड अमाउंट है, कितना उन्होंने पे किया है और एंड में क्लोजिंग कितना है, ये सब आप यहाँ से देख सकते हैं। तो उसके बाद हम देखेंगे सेम कस्टमर की तरह वेंडर के लिए देखेंगे कितना पेमेंट आपने उनको पे कर दिया है, मतलब एडवांस ऑलरेडी आपने उस पर्टिकुलर वेंडर्स को पे कर रखा है। आपको जाना है परचेज मॉड्यूल में, पेमेंट्स मेड में, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ऑल पेमेंट्स है, आपका एडवांस पेमेंट है, बिल पेमेंट है। तो आप यहाँ से फिल्टर सेलेक्ट करके एंड में देख सकते हैं सेम कितना अमाउंट आपने उनको पे किया है और कितना अनयूज में है, अभी तक यूज़ नहीं हुआ है। जैसे यहाँ 10,000 है आपने उनको पे किया है, जिसमें से आपका यूज़ होके बचा हुआ है 5,500, तो ये अमाउंट है। ठीक है, तो अभी आप इसको सेम रिपोर्ट में भी देख सकते हैं जो हमने अभी रिपोर्ट्स चेक किया, वेंडर बैलेंस समरी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी एडवांस अभी अनयूज, वहाँ पे भी हमने देखा सेम अमाउंट 5,500। ठीक है, तो अभी यहाँ पे डेबिट नोट बैलेंस भी यहाँ शो करता है जो कि वेंडर क्रेडिट होता है जो आप ज़ोहो बुक्स में क्रिएट करते हैं, तो वो बैलेंस आपको यहाँ शो करते हैं। यहाँ 200 है, तो ये दोनों आपका क्रेडिट वैल्यू मिला के आपको यहाँ पे अवेलेबल क्रेडिट्स में 5,700 का जो अमाउंट है वो शो कर रहा है। यानी इतना क्रेडिट आपका आप ऑलरेडी उस वेंडर को जो है पे कर दिए हैं। और यहाँ पे लेकिन बिल्ड अमाउंट इतना है, आपने इतना टोटल में पे किया है। ठीक है, अभी तक तो इसके हिसाब से आप चेक कर सकते हैं। और एक पॉइंट मैं यहाँ ऐड करना चाहूँगी, जैसे कि पेएबल अमाउंट। तो ये आपको एग्जैक्ट कितना उनको पे करना है, ये टोटल वैल्यू जो है आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अमाउंट। और कभी कभी ऐसा होता है कि आप लोग बैलेंस शीट में अमाउंट चेक करते हैं, जैसा कि पेएबल अमाउंट जो है, अकाउंट्स पेएबल, मैं वो आपको दिखाती हूँ। जैसे हम ये बैलेंस शीट में जाएंगे, अकाउंट्स पेएबल में आप अमाउंट देख सकते हैं 11,95,130। तो ये अमाउंट कभी कभी आपको लगता है कि ये मैच नहीं कर रहा है रिपोर्ट्स के साथ। अगर ऐसा कभी आपको लगता है, आप सीधे रिपोर्ट में आइए, यहाँ पे पेएबल अमाउंट ऐड करिए और यहाँ पे सेम अमाउंट देखिए 11,95,130। सेम तरीके से कस्टमर के लिए भी आप रिसीवेबल अमाउंट जो ऐड करके मैच करेंगे, तो एग्जैक्ट जितना भी आपको ये पे करना है वो आपको यहाँ पे शो करता है। तो इसके बाद हम देखेंगे कि जैसे अभी आपने बिल चेक कर लिया, बिल का पेमेंट आपने देख लिया है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कभी कभी ऐसा होता है कि एक्सपेंस आपके पास रिसिप्ट में है, बट आप उसको रिकॉर्ड करना भूल गए, या आप सॉफ्ट कॉपी नहीं रखे, या रखे आप बट उसको अपलोड करना भूल गए, यहाँ रिकॉर्ड करना भूल गए। तो आप क्या कर सकते हैं, ज़ोहो बुक्स में एक ऑप्शन है जहाँ पे आप डॉक्यूमेंट स्टोर कर सकते हैं, ऑटो स्कैन का ऑप्शंस होता है। तो यहाँ से अगर आप रखते हैं फ्यूचर में, जैसे कि आपको ऑटोमेटिक या मैनुअली उसको एज ए एक्सपेंस ट्रांजेक्शन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप ज़ोहो बुक्स में यहाँ डॉक्यूमेंट्स में जाएंगे, तो यहाँ पे आप अपना फाइल जो अपलोड करके रख सकते हैं, ताकि आप अगर गलती से आप भूल भी गए हैं उस एक्सपेंस को या एंट्री को बनाने में, तो आप बाद में यहाँ फाइल चेक करके आप उसको कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम अगला देखेंगे अकाउंट्स, जैसे कि मेन चीज़ है। जैसे ज़ोहो बुक्स में आप जो भी ट्रांजेक्शन्स क्रिएट करते हैं, ठीक है, तो जो ट्रांजेक्शन्स आप बनाते वक्त कई सारे अकाउंट्स होते हैं, आप सेलेक्ट करके अकाउंट जो है बनाएं, या पहले जैसे कि वित्तीय वर्ष का अंत में आप चाहते हैं कि कुछ अकाउंट्स ऐसा है कि आप आगे जाके यूज़ नहीं करेंगे, आपका मतलब वो अकाउंट अभी आगे यूज़ नहीं होने वाला है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, उस अकाउंट को इनएक्टिव मार्क कर सकते हैं। जैसे कि ज़ोहो बुक्स में अकाउंटेंट मॉड्यूल में जाना है, चार्ट ऑफ अकाउंट्स पे जाना है। जैसे आपको अगर कोई अकाउंट ऐसा है जो आगे आप नहीं यूज़ करने वाले हैं, और जैसे कि यहाँ पे हमने बनाया है कार, तो यहाँ पे क्या कर सकते, 3 डॉट में क्लिक करके
मार्क एज इनएक्टिव आप कर सकते हैं। तो ये अकाउंट जो है आगे आप यूज़ नहीं करने वाले हैं, इसलिए आप इनएक्टिव कर रहे हैं। तो अभी जो नया साल आने वाला है उसमें आप चाहते हैं कि और कई सारे अकाउंट्स आपको यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल कुछ भी हो सकते हैं, लोन आप लेने वाले हैं नए बंदे से या देने वाले हैं, कई सारे केसेस में आपको नए अकाउंट की ज़रूरत होगी। तो आपके साल की शुरुआत में ही आप अकाउंट्स को ऐड कर सकते हैं। उसके लिए आपको न्यू अकाउंट में क्लिक करना होगा और यहाँ से आप अकाउंट टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लोन के लिए कर रही हूँ, तो मेरा है, यहाँ पे मैंने नाम डाल दिया और हम सेव कर चुके हैं। तो यहाँ पे लोन अकाउंट जो है आपका क्रिएट हो चुका है। तो इस तरीके से नए अकाउंट को आप बना सकते हैं। वैसे जो नहीं चाहिए उसको इनएक्टिव मार्क कर सकते हैं। और अभी यहाँ पे आते हैं, जैसे कि ये भी कई बार होता है कि जब आपने कोई ट्रांजैक्शन में कोई गलत मीन्स गलती से कोई और अकाउंट सेलेक्ट करके आपने ट्रांजैक्शन बना लिया, या आपको कुछ और सेलेक्ट करना था, या बाद में आप डिसाइड कर रहे हैं कि नहीं मेरे को इसमें दूसरे अकाउंट को यूज़ करना है। उस केस में आप यहाँ पे बल्क अपडेट का ऑप्शन जो है यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे फ़िल्टर एंड बल्क अपडेट में क्लिक करेंगे तो ये सबसे पहले वो अकाउंट को आप सेलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे सेल्स अकाउंट सेलेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको स्पेसिफिक किसी एक बंदे के लिए करना है तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको पता है कि क्या डेट रेंज है, कितना अमाउंट है, कौन से ब्रांच का है, तो वो आप सारे डिटेल सेलेक्ट कर सकते हैं और फिर सर्च करेंगे। तो यहाँ पे हमारे जो भी सेल्स एंट्री है उसमें जो भी अकाउंट्स है, सेल अकाउंट है, वो सारे एंट्री यहाँ पे शो कर रहा है। अब इसमें आपको जो भी एंट्री का ट्रांजैक्शन में अकाउंट चेंज करना है तो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, फिर अपडेट करेंगे। तो ये है आपका एग्जिस्टिंग अकाउंट जो ऑलरेडी सेल्स अकाउंट है, उसको आप न्यू अकाउंट बदलना चाहते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ ले रहे हैं सेल्स टू कस्टमर करके एक अकाउंट हमारा बना है, तो वो हम सेलेक्ट करके रिप्लेस कर देंगे। इससे क्या होगा, वो दोनों अकाउंट में जो सेल्स अकाउंट है उससे दूसरा अकाउंट जो है वो अपडेट हो जाएगा। तो इसमें थोड़ी सी वक्त लगती है चेंज होने में, उसके बाद अपडेट ऑटोमेटिक हो जाएगा। फिर हम देखते हैं रिकंसिलेशन, जैसे कि बैंक अकाउंट को रिकंसाइल करना। तो डेली बेसिस में आपका जो भी ट्रांजैक्शंस होता है, बैंक ट्रांजैक्शन होता है, कई जैसे बिजनेस में आपको तो बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते होंगे जो भी डेबिट क्रेडिट है, तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे उसमें कोई मिसमैच ना हो, कोई चीज़ गड़बड़ ना हो, उसके लिए आप बैंक को रिकंसाइल करके रख सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप जैसे एक हफ्ते के हिसाब से रिकंसाइल कर रहे हैं, या आप मंथली कर रहे हैं, या साल में एक बार कर रहे हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसे आप रिकंसाइल कौन से पीरियड में कर रहे हैं। आप जो बुक्स में बैंकिंग में जाएंगे, जो भी बैंक अकाउंट को आप रिकंसाइल करना चाहते हैं उसमें क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे सेटिंग्स में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको रिकंसाइल अकाउंट का ऑप्शन आएगा। तो पहली बार अगर करेंगे तो रिकंसाइल नाउ आएगा। अगर ऑलरेडी आप कर रहे हैं तो यहाँ पे इनिशिएट रिकंसाइल का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। तो जैसे स्टार्ट डेट, एंड डेट, स्टार्ट डेट जो है आपका ओपनिंग बैलेंस डेट के हिसाब से यहाँ शो करता है। एंड डेट जो भी आपको एंड डेट डालना है उसके हिसाब से आप डाल सकते हैं। ये पहली बार में दोनों डेट पूछेगा। अगर आप ऑलरेडी एक बार कर दिए हैं तो स्टार्ट डेट जो है वो, अगर आप 31 मार्च 2024 यहाँ पे एंड डेट सेलेक्ट किए हैं तो अगला रिकंसिलेशन में स्टार्ट डेट ऑटोमेटिकली आपका इसके बाद जो है आगे का प्रोसेस करने के लिए आएगा। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे कुछ अमाउंट डाल के स्टार्ट रिकंसाइल करते हैं, तो यहाँ पे उस डेट के बीच में जितने भी ट्रांजेक्शन्स हैं वो आपको शो करेगा, और यहाँ पे आपको दिखेगा जो भी अमाउंट आपने डाला है उसके हिसाब से क्लियर्ड अमाउंट और डिफरेंस। यहाँ पे जब डिफरेंस 0 आएगा तभी आपका जो रिकंसिलेशन है सही से हुआ है। तो आपको ये वेरीफाई करना होगा। फिर आप इसको अगर चाहते हैं कि अभी आप रिकंसिलेशन स्टार्ट किए हैं, आधा देखें, अभी आपके पास समय नहीं है, आधा अगर बाद में देखेंगे, तो आप सेव करके रिकंसाइल जो है लेटर कर सकते हैं। नहीं, अगर आप कंप्लीट हो गया है तो रिकंसाइल
चलिए अगला देखते हैं करेंसी एडजस्टमेंट। तो अगर आपका जो बिज़नेस है इंडिया से बाहर भी बिज़नेस में इन्वॉल्व है, ओवरसीज़ में इन्वॉल्व है, आप एक ओवरसीज़ जैसे इंडिया के बाहर से सामान खरीदते हैं या बेचते हैं, उस केस पे आपका यहाँ पे बेस करेंसी जो करेंसी एडजस्टमेंट है वो काम आएगा। यहाँ सेटिंग्स में अगर आप जाते हैं, करेंसीज़ में अगर जाएंगे तो यहाँ टॉप में राइट टॉप में आप देख सकते हैं डिसेबल एक्सचेंज रेट का ऑप्शन मेरे को दिखा रहा है। यानी यहाँ पे हमारे पास ऑटोमेटिक एक्सचेंज रेट का ऑप्शन होता है। अगर आप इसको इनेबल करते हैं तो जब भी आप ट्रांजैक्शन क्रिएट करेंगे ऑटोमेटिकली जिस दिन का एंट्री आप बना रहे हैं उस डेट का एक्सचेंज रेट है वो वहाँ पे शो करेगा। अगर इसको आप डिसेबल करते हैं तो आपको वहाँ पे अमाउंट जो शो नहीं करेगा, मैनुअली आपको डालना होगा उस दिन में कितना एक्सचेंज रेट था। और हमारा जो ये करेंसी रेट जो उठाता है वो ओपन एक्सचेंज रेट का जो वेबसाइट है वहाँ से जो एक्सचेंज रेट है वो फेच किया जाता है। तो हम अभी देखते हैं करेंसी एडजस्टमेंट में अकाउंटेंट मॉड्यूल में जाएंगे, फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं करेंसी एडजस्टमेंट। तो यहाँ पे जैसे मोस्ट केसेस में होता है, अभी आपका वित्तीय वर्ष जो है अंत में आप आ गए हैं तो बहुत सारी चीज़ों में जैसे आपकी पेमेंट अभी मिली नहीं है बट आपको क्लोज करना है अभी, तो आप यहाँ पे एडजस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप पर्टिकुलर डेट है वो सेलेक्ट करेंगे और आपका कौन सा करेंसी है वो सेलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पे नोट्स डाल के आप यहाँ जो कंटिन्यू करके एडजस्टमेंट जो है आगे मूव करेंगे। तो इसको करने के बाद इसके बाद नेक्स्ट मतलब अगला जो फिनेंशियल ईयर है उसमें अगर आप उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन का पेमेंट रिकॉर्ड करते हैं ऑटोमेटिकली आपका रिवर्स एंट्री पोस्ट होता है। तो यहाँ पे मैनुअली आपको नहीं करना होता है, वो काम ऑटोमेटिक हो जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे ट्रांजैक्शन लॉकिंग। तो कई बार ऐसा होता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में कई सारे यूज़र्स हैं, आपके अलावा कई सारे यूज़र्स हैं और ये भी हो सकता है कि आपने पर्टिकुलर यूज़र को पर्टिकुलर मॉड्यूल में ही एक्सेस दिया है। जैसे कि आप कोई यूज़र को ओनली सेल्स का दिए हैं या कोई यूज़र को ओनली परचेज का दिए हैं, तो कुछ भी हो सकता है। बट उसके बावजूद अगर आपने सेल्स का दिया है तो अगर सेल्स में आप उनको क्रिएट एडिट का दिए फॉर एग्ज़ाम्पल, तो एडिट का अगर आप दिए वो आप ऐसा दिए होंगे कि आप वो बना सकते हैं, एडिट कर सकते हैं बट वो डिलीट नहीं कर सकते। तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसा रोल आपने सेट किया है तो उनके पास एडिट का एक्सेस है, तो गलती से भी हो सकता है कि वो सेल में मॉडिफाई कर रहे हैं, एंट्री को एडिट कर रहे हैं या एडिट का भी आपने उनको एक्सेस नहीं दिया है। तो ऐसा हो सकता है कि उस डेट के बाद वो लेट में जाके पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को वो क्रिएट कर रहे हैं, ताकि आपका वो पर्टिकुलर मंथ ऑलरेडी क्लोज हो चुका है, आप पार कर चुके हैं उस मंथ को, फिर भी वहाँ पे कोई ट्रांजैक्शन उस डेट के लिए क्रिएट कर रहा है। तो ये सब चीज़ को रोकने के लिए ही है ट्रांजैक्शन लॉकिंग। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 4 मॉड्यूल्स है, सेल्स, परचेज, बैंकिंग और अकाउंटेंट, या सभी को एक साथ आप लॉक कर सकते हैं। तो उसके लिए आप अकाउंटेंट में ट्रांजैक्शन मॉड्यूल में जाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि पर्टिकुलर हम सेल्स को लॉक करें तो यहाँ पे जैसे आज का तारीख है, यहाँ हम रीज़न डाल के लॉक कर देंगे। तो आज तक जैसे आज का डेट अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो ये 14 मार्च तक लॉक हो चुका है, मतलब आज की डेट पे हम एडिट कर सकते हैं। जो डेट आप यहाँ सेलेक्ट करते हैं उसके एक दिन पहले तक ये लॉक हो जाता है। तो अभी आप चाह रहे हैं कि ओके अभी 15 तक मेरा लॉक है, अभी मेरे को 12 तारीख का जो है ट्रांजैक्शन में कुछ चेंजेस करना है बट हम ये अनलॉक पूरा नहीं करना चाहते, तो आप यहाँ पे पार्शियली अनलॉक करने का ऑप्शन है। जैसे हमको 12 तारीख का करना है तो 12 तारीख यहाँ सेलेक्ट किए और यहाँ पे रीज़न डाल के अनलॉक कर दिए। तो अभी क्या हुआ है, ये पार्शियली अनलॉक्ड है। तो उस डेट में जाएंगे, जैसे यहाँ 12 तारीख का है, मेरे को जो भी ट्रांजैक्शन मॉडिफाई करना है या नया ट्रांजैक्शन ऐड करना है तो वो सब करने के बाद यहाँ पे हम डिसेबल कर देंगे पार्शियली अनलॉक। मतलब फिर से ये पर्टिकुलर सेल्स मॉड्यूल जो है 15 डेट तक लॉक हो चुका है। अभी हम चाहते हैं कि नहीं मेरे को पूरा ही लॉक करना है, पर्टिकुलर मॉड्यूल लॉक नहीं करना है। तो उसके लिए आप पहले इसको अनलॉक करेंगे। इसको अनलॉक करने के बाद नीचे देख सकते हैं स्विच टू लॉक ऑल ट्रांजैक्शन। अगर ये करते हैं
यहाँ पे रीज़न डालते हैं, तो यहाँ पे आपके जितने भी ट्रांजेक्शन है वो सब कुछ लॉक हो जाएगा 14 तक। मतलब आप कोई भी ट्रांजेक्शन नया नहीं बना सकते हैं, जो ऑलरेडी बना हुआ है उसको भी आप मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप ट्रांजेक्शन लॉकिंग का जो है फीचर इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, तो अभी हमने देख लिया लॉकिंग कैसे होता है। तो ये सब हो चुका है, हमने देखा कि कैसे पेमेंट रिकॉर्ड करना है, एक्सपेंस कैसे रिकॉर्ड करना है, लॉकिंग कैसे होता है। तो अभी जो आगे देखेंगे फाइलिंग। देखिए फाइलिंग मेन होता है कि हर महीने आप करते हैं या हर क्वार्टरली आप करते हैं फाइलिंग। तो जो वित्तीय वर्ष का अंत है वहाँ पे भी आपको देखना होगा कि पहले कि आप क्या सब फाइलिंग जो है कर दिए हैं। तो यहाँ पे एक रीज़न बताती हूँ क्या हो सकती है। आप जैसे कि ज़ोहो बुक से डायरेक्टली फ़ाइल करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे ऑटोमेटिक फ़ाइल आपको शो करेगा। कई बार ऐसा होता है कि कस्टमर ज़ोहो बुक से जीएसटी के पोर्टल में पुश करते हैं, बट फाइल यहाँ से नहीं करते हैं, डायरेक्टली वो पोर्टल में जाके डेटा चेक करके फ़ाइल कर देते हैं। तो उस केस में क्या होगा, ज़ोहो बुक्स में आपका अनफाइल्ड में ही दिखेगा। आपको लग रहा होगा कि आप पोर्टल में कर दिए हैं तो यहाँ हो गया है, बट वैसा नहीं होता है। यहाँ पे आपको मार्केस फाइल करना होता है। या हो सकता है आप ज़ोहो बुक से फाइलिंग करते ही नहीं है, ना ही आप पुश करते हैं। आप यहाँ पे जस्ट अकाउंटिंग मेंटेन करते हैं और आप डायरेक्टली जीएसटी पोर्टल में ज़ोहो बुक से डेटा जेसन में एक्सपोर्ट करके जीएसटी पोर्टल में आप डायरेक्टली जो है फाइलिंग कर रहे हैं। तो उस केस में भी क्या होगा, ज़ोहो बुक्स को नहीं पता चलेगा कि आप फाइल कर दिए हैं। अगर आप ये सोच सकते हैं ठीक है मैंने जीएसटी पोर्टल में ही फाइल किया है, अगर यहाँ मार्केस फाइल नहीं भी कर रहे हैं उससे क्या होगा। तो जैसे कि 3B होता है, 3B अगर आप फाइल करते हैं तो आपका जितना भी इनपुट आउटपुट होता है यहाँ पे कैलकुलेट होता है। और आप जीएसटी के पोर्टल में जाते हैं, आपकी जितने भी आउटपुट होता है पे करते हैं, आप इनपुट के साथ एडजस्ट करते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, आपका आईटीसी आप यूज़ करते इस्तेमाल करते हैं। अगर आप ज़ोहो बुक्स में ये सारी चीज़ें करना चाहते हैं तो मैनुअली आप मिस कर सकते हैं। तो अगर मार्केस फाइल अगर मैनुअली करते हैं आप यहाँ पे ज़ोहो बुक्स में, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, जीएसटी 3B का जो जर्नल होता है वो पोस्ट होता है। वो आपका जीएसटी पोर्टल में जितने भी आपने एडजस्टमेंट किए, आईटीसी जो भी आपका था आउटपुट में अप्लाई हुआ है, वो फेच करके एक जर्नल रिपोर्ट यहाँ पे पोस्ट करता है। तो उसके हिसाब से आपकी जो बैलेंस शीट में जो भी अकाउंट्स होंगे उसका वैल्यू जो है सही तरीके से एडजस्ट होकर मैच करेगा। तो इसलिए अगर आप फाइल करते भी है अलग से तो ज़ोहो बुक्स में एक बार आके मार्केस फाइल ज़रूर कर दीजिएगा। उसी तरीके से अगर आप भूल गए कोई जीएसटी पेमेंट रिकॉर्ड करने के लिए, वो भी आप यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हैं। या एनुअल रिटर्न्स जो ईयरली आपको दिसंबर तक कर लेना है, जो जीएसटीआर 9 है, वो भी आप ध्यान रखिएगा कि दिसंबर से पहले आप कंप्लीट कर लें। अभी हमने सब कुछ देखा, ठीक है। तो अभी इसके बाद देखेंगे जैसे कि आपके कोई भी अकाउंटेंट है, स्टेक होल्डर्स या अकाउंट पर्सन है जिसको आप रिपोर्ट शेयर करते हैं, या आप अकाउंट पर्सन है लेकिन आप जो बिज़नेस ओनर है उनको ये रिपोर्ट शेयर करना चाहते हैं, शेड्यूल करके रखना चाहते हैं। तो उस केस पे हमारे पास जो शेड्यूल का फीचर है, जैसे कि रिपोर्ट्स में जाएंगे, यहाँ पे हमने एक रिपोर्ट ओपन किया तो यहाँ पे ऑलरेडी शेड्यूल्ड है इसलिए यहाँ पे ऐसा दिख रहा है। अगर शेड्यूल नहीं है तो रिपोर्ट शेड्यूल करने का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आप सेट कर सकते हैं, जैसे कि डेली, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ये सारे फ्रीक्वेंसीज़ है कि कब कब आप उनको रिपोर्ट शेड्यूल करना चाहते हैं। फिर यहाँ स्टार्ट डेट और टाइम, उसके बाद ईमेल किसको भेजना है। तो यहाँ पे जो नाम दिख रहे हैं ये सारे यूज़र्स हैं जो आपके ज़ोहो बुक्स में ऑलरेडी एडेड है। तो यहाँ से यूज़र आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप जिसको भी रिपोर्ट शेड्यूल करना चाहते हैं पर्टिकुलर टाइम बेसिस पे, वो इस ज़ोहो बुक्स में कोई यूज़र अगर नहीं है तो आप यहाँ पे एडिशनल रेसिपिएंट में उनका जो है इस तरीके से ईमेल टाइप करके आप उनको शेड्यूल कर सकते हैं। और यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी अटैच होगा ये रिपोर्ट पीडीएफ में होना चाहिए या एक्सेल में होना चाहिए। इस तरीके से जो है आप रिपोर्ट्स जो है उनको शेड्यूल कर सकते हैं। तो अभी तक हमने क्या देखा,
कि हमने अभी तक ये सब देखा कि कैसे सबसे पहले कैसे आप पेमेंट जो है वो रिसीव करेंगे, या कस्टमर पेमेंट नहीं दिए हैं या ऑलरेडी एडवांस दिए हैं, कैसे अप्लाई करेंगे उसको अपने कस्टमर के इनवॉइसेस पे। अगर आपको पेमेंट नहीं मिलने वाला है तो कैसे उसको आप राइट ऑफ करेंगे, आपका जो लॉस है। फिर अगर आप कोई एक्सपेंसेस मिस कर दिए हैं कैसे रिकॉर्ड करेंगे, कोई अनबिल्ड एक्सपेंस है तो कैसे आप उसको इनवॉइस में कन्वर्ट करेंगे। ये ट्रांजैक्शन लॉकिंग क्या है वो हमने देखा। फिर फाइलिंग कैसे करना है, बैंक रिकन्सिलेशन, करेंसी एडजस्ट कैसे करते हैं, फिर अकाउंट्स को बल्क अपडेट यूज़ करके कैसे चेंज कर सकते हैं, ये सब जो है हमने देखा। तो अगला है वित्तीय वर्ष के शुरुआत में क्या क्या करना चाहिए। अभी आपका जो भी क्लोजिंग है हमने देखा कि हमारे ईयर एंड के क्लोजिंग में क्या क्या टास्क हमें पूरा करना है। अभी नेक्स्ट फिनेंशियल ईयर के शुरुआत में हमें क्या क्या टास्क करना है वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि ट्रांजेक्शन सीरीज़ कैसे अपडेट करना, या प्रॉफिट को कैसे आप शेयर करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बजट कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे और रिमाइंडर्स। तो ये सब के बारे में अभी आगे देखते हैं। तो सबसे पहले ट्रांजैक्शन सीरीज़। तो ट्रांजैक्शन सीरीज़ जो है अभी आपका कोई सेट ऑफ ट्रांजैक्शन सीरीज़ चल रहा है और आप चाहते हैं कि मेरे अगले इस साल जो नए साल आने वाले हैं, जो अभी अप्रैल 2024, तो उसमें आप चाहते हैं कि आप नए सेट ऑफ सीरीज़ सेट करना चाह रहे हैं। जैसे कि ऑलरेडी आपका अगर INV 24, 23 आपका अगर 1, 2, 3 सीरीज़ चल रहा है। अभी अगर आप चाहते हैं कि मेरा 24, 25 1 से शुरू होना है एग्जाम्पल के लिए, तो आप उसको सेट कर सकते हैं। या कई सारे लोग ऐसे होते हैं कि नहीं मुझे सेम कंटिन्यूएशन में चाहिए, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। आप ज़ोहो बुक्स के सेटिंग्स में जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रांजैक्शन सीरीज़। तो यहाँ पे आप ये मेरे पास अलग अलग ब्रांच एडेड है इसलिए मुझे ऐसा दिख रहा है। या न्यू सीरीज़ में क्लिक करेंगे तो यहाँ सीरीज़ का आप नाम दे सकते हैं, उसके बाद किस ब्रांच के लिए आपको बनाना है, उसके बाद यहाँ पे प्रीफिक्स आप सेट करेंगे, स्टार्टिंग नंबर आप यहाँ चेक कर सकते हैं कैसे प्रीव्यू रहेगा। तो अपने हिसाब से नए सीरीज़ को आप यहाँ सेट कर सकते हैं। उसके बाद आता है प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना। जैसे कि आपका जो लास्ट ईयर जो पिछला साल है उसमें जितने भी प्रॉफिट्स होंगे जो शेयर नहीं हुआ है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड जो भी प्रॉफिट्स है, अभी तक आपने अपने पार्टनर्स के साथ इक्विटी जो भी कैपिटल अमाउंट है ये शेयर नहीं हुआ है, तो जो भी शेयर जो डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट अमाउंट होता है वो नेक्स्ट मतलब अगले साल ज़ोहो बुक्स में रिटेन अर्निंग अकाउंट में ट्रैक होता है। तो रिटेन अर्निंग अकाउंट में जितने भी अमाउंट है वो आप इस नए साल में अगर शेयर करना चाहते हैं प्रॉफिट्स को, तो उसके लिए आप एक जर्नल पोस्ट करेंगे और यहाँ आप स्क्रीन पे देख सकते हैं रिटेन अर्निंग अकाउंट जो है वो डेबिट किया जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे आपका जो मैंने डिस्ट्रीब्यूशन करके एक अकाउंट क्रिएट किया है अंडर इक्विटी, आप सेम तरीके से जिसको भी आप डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं उनके नाम से जो अकाउंट बना है वो सेलेक्ट करके यहाँ पे क्रेडिट करेंगे। तो इस तरीके से आप पिछले साल के जो प्रॉफिट है इस साल में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं जर्नल पोस्ट करके। अगला है बजट सेट करना। तो यहाँ पे कई बार ऐसा होता है कि आप बजट अगर नहीं सेट करते हैं तो आपको पता नहीं चलता है कि कितना आपने अभी तक खर्चा किया। मतलब एक बजट क्रिएट करने से एक सेट होता है कि हाँ हमने इतना इस साल के पहले से ही बजट करके रखा है, ताकि मुझे उस हिसाब से पता चलेगा कि हम बजट के हिसाब से सही जा रहे हैं या मेरा एक्सपेंस ज़्यादा हो रहा है, क्या हो रहा है। तो वो जो है इजी तरीके से आप पता कर सकते हैं। तो उसके लिए आप ज़ोहो बुक्स में अकाउंटेंट मॉड्यूल में जाएंगे और यहाँ पे बजट में जाएंगे, यहाँ न्यू बजट में क्लिक करेंगे। तो आप यहाँ पे बजट का एक नाम देंगे, फिर यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं कौन सा साल के लिए है, और बजट पीरियड भी आप सेट कर सकते हैं कि आपको मंथली चाहिए या ईयरली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ये भी सेट कर सकते हैं। फिर आप यहाँ पे ब्रांच सेलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पे आप अकाउंट्स जो भी आपका सेलेक्ट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, फिर बजट क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे आपको अलग अलग तरीके हो जाते हैं, जैसे कि आप
यहाँ पे मैनुअली जाके हर महीने में बजट सेट कर सकते हैं कि हर महीने का कितना बजट होना चाहिए आपका। ये सारे अकाउंट्स में ये हो जाता है, ये एक तरीका है। और आप ऑटो फिल भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ आप देख सकते हैं ऑटो फिल का ऑप्शन है, तो यहाँ पे अमाउंट आप जो है डाल देंगे। देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शंस आ जाते हैं, अप्लाई फिक्स्ड अमाउंट फॉर ईच पीरियड, एडजस्ट अमाउंट, एडजस्ट परसेंटेज। अगर यहाँ परसेंटेज अगर हम डालते हैं, जैसे कि मेरा यहाँ पे 100% है, तो यहाँ पे हम डाल दिए 100 रुपया। तो इससे क्या हो रहा है, नीचे देखिए परसेंटेज अप्रैल में 100 है, तो हमने यहाँ 100% दिया है, तो यहाँ पे 200 हो गया, इसका 100% 400 800, तो ऐसा बढ़ेगा। तो अगर यहाँ पे हम एडजस्ट अमाउंट से करते हैं, तो यहाँ मेरा अभी 100 है, इसमें नीचे भी 100 अमाउंट है, तो क्या हो रहा है अप्रैल में 100, फिर उसमें 100 ऐड होके 200, फिर मई के अमाउंट में 100 ऐड होके 300। तो ऐसा करके अगर अप्लाई करते हैं तो ये ऑटो फिल भी हो जाएगा। और जो तीसरा ऑप्शन है वो यहाँ पे प्री फिल फ्रॉम प्रीवियस ईयर एक्चुअल्स। जो प्रीवियस ईयर साल का जो भी आपका एक्चुअल में बजट मीन्स एक्चुअल में जो भी आपका हुआ है ट्रांजेक्शन, उसके बेसिस पे यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा साल का आपको चाहिए, एक्रूवल पे चाहिए, कैश पे चाहिए, और उसको आप प्रीफिल कर सकते हैं। तो यहाँ आपके जो भी ट्रांजेक्शन्स बने हैं उसके बेसिस पे सारे अमाउंट ऑटोमेटिक फिल हो जाएंगे। तो बजट के अभी हमने देखा 3 अलग अलग तरीके, किस तरीके से आप बजट जो है सेट कर सकते हैं। अगला हम देखेंगे रिमाइंडर। तो रिमाइंडर क्यों करना चाहिए, जैसे कि अभी हमने देखा कि वित्तीय वर्ष के अंत में कई सारे ऐसे पेमेंट है ओवर ड्यू में, आपको सही टाइम से नहीं मिल रहा है, तो ये सब चीज़ें हैं। तो ये सब चीज़ को रोकने के लिए हम पूरी तरीके से तो रोक नहीं सकते हैं, बट हम उनको रिमाइंड करके जो हमारे पैसा है वो टाइम पे हम उनसे ले सकते हैं। उसके लिए आप रिमाइंडर सेट कर सकते हैं। तो रिमाइंडर में यहाँ देखिए आपको मैनुअल भी ऑप्शन होता है या ऑटोमेटिक रिमाइंडर भी होता है। तो ऑटोमेटिक आप सेट कर देंगे, वो भी चलिए हम देखते हैं ज़ोहो बुक्स पे। जैसे यहाँ पे रिमाइंडर है, ऑटोमेटिक रिमाइंडर्स अगर यहाँ पे है, तो यहाँ पे जो भी फॉर्मेट आप सेट कर सकते हैं। तो उसके बाद कितने दिन में जाना चाहिए, रिमाइंड किसको जाना चाहिए, कस्टमर को या कस्टमर और मेरे दोनों को करना चाहिए, या इस तरीके से आप यहाँ पे डेट सेट कर सकते हैं कितने दिन में रिमाइंडर होना चाहिए। या अगर मैंने यहाँ 10 दिन डाला है तो आपका ड्यू डेट से पहले 10 दिन पहले रिमाइंड होना चाहिए या उसके बाद होना चाहिए। तो इस तरीके से आप यहाँ पे रिमाइंडर सेट कर सकते हैं और अपने कस्टमर से जो पेमेंट है उसको टाइम पे उनसे ले सकते हैं। तो इसके अलावा और भी रिमाइंडर्स अभी हमारे पास हैं, जैसे व्हाट्सएप का भी हमारे पास ऑप्शन आ चुका है ज़ोहो बुक्स पे, तो आप उसकी इंटीग्रेशन करके भी आप उनको रिमाइंडर भेज सकते हैं पेमेंट्स के लिए। या हमारे पास एसएमएस के भी पेमेंट रिमाइंडर है, तो एसएमएस के थ्रू भी आप डायरेक्टली मोबाइल पे उनको रिमाइंडर जो है भेज सकते हैं। इससे क्या होगा, आप टाइम पे कस्टमर से पेमेंट जो है ले सकते हैं। आपकी जितने भी ओवर ड्यूज हैं तो वो टाइम टू टाइम आपको पेमेंट जल्दी मिलने की जो ऑप्शन है वो बढ़ जाती है। तो अभी जो भी हमने देखा कि किस तरीके से आप नए वित्तीय वर्ष न्यू फिनेंशियल ईयर में आप जाने के पहले कैसे आप ट्रांजैक्शन सीरीज सेट कर सकते हैं, रिमाइंडर सेट कर सकते हैं। तो ये सारी हमने चीज़ें देखा। अभी आगे बढ़ते हैं और कुछ FAQs देखते हैं जो भी डेली बेसिस पे कस्टमर्स हमसे पूछते हैं। पहला जो FAQ है, जैसे कि हम ये जानते हैं ज़ोहो बुक्स में हर साल हमें ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस लेके ओपनिंग बैलेंस में नहीं डालना होता है, क्योंकि ऑटोमेटिकली हमारा जो क्लोजिंग है कैरी फॉरवर्ड होके नेक्स्ट ईयर में जाता है। तब वो जाता तो है, बट कहाँ पे हम देख सकते हैं, जैसे पर्टिकुलर कस्टमर हो गए या वेंडर हो गए। तो जैसे आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं, कस्टमर कोई पर्टिकुलर आप सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस, जैसे ये जो मेरा साल है, जैसे अभी मेरा
23-24 क्लोज हो रहा है, तो मेरा नया 24-25 का जो साल स्टार्ट हो रहा है 24-25 का, उसमें आप देख सकते हैं जैसे मेरा ये 1 अप्रैल 2024, तो उसमें मेरा जो ओपनिंग क्या है कस्टमर का, यहाँ पे अमाउंट आप देख सकते हैं। मतलब ये जितना भी वहाँ पे आपका उनका क्लोजिंग था ऑटोमेटिकली इसमें ओपनिंग में आ चुका है। तो इस तरीके से आप कस्टमर हो या वेंडर हो, आप उनका जो बैलेंस है देख सकते हैं। तो अभी आप जैसे कि किस तरीके से आप अपनी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के कैश फ्लो को देख सकते हैं, उसके लिए भी हमारे पास कैश फ्लो का रिपोर्ट का ऑप्शन है। रिपोर्ट्स में जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो इस रिपोर्ट में आप देख सकते हैं आपके बिजनेस के लिए कैश का जो फ्लो है किस तरीके से होता है। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के हिसाब से हो रहा है, नेट कैश, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो ये सारे अलग अलग आपको मिल जाएंगे कि किस तरीके से आपका जो फ्लो है वो हो रहा है। उसके बाद कैसे प्रीपेड एक्सपेंस को ज़ोहो बुक्स में हैंडल किया जाए। यहाँ पे जो हम प्रीपेड एक्सपेंस की बात कर रहे हैं वो आपके एक ऑर्गेनाइजेशन, एक कंपनी के प्रीपेड एक्सपेंस के बारे में बात कर रहे हैं। यानी जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके कोई मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, तो आप किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को आप प्रोडक्ट के लिए अमाउंट पहले से दे रखे हैं, उसके बाद जैसे जैसे प्रोडक्ट बन रहा है तो उसका वैल्यू उस पर लग रहा है, या इंश्योरेंस है जो आपने वो अमाउंट को करंट एसेट अकाउंट में मूव कर रखा है, फिर उसके बाद वो एक्सपेंसेस में मूव होता है। तो उसके लिए आप यहाँ पे जर्नल पोस्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमने एक यहाँ पे प्रीपेड एक्सपेंस करके अकाउंट बनाया है करंट एसेट में, एंड ये मेरा बैंक अकाउंट है, तो बैंक से मेरा यहाँ पे करंट एसेट में मूव हो रहा है कितने 10,000। तो अभी हम देखते हैं ज़ोहो बुक्स में, जैसे यहाँ पे जर्नल में जाते हैं तो वो 10,000 वहाँ पे मूव हुआ है। तो अब वापस जब उस पर्टिकुलर प्रीपेड इंश्योरेंस का अमाउंट जो है हम मूव करेंगे ना, क्योंकि मेरा एक्चुअल तो इंश्योरेंस एक्सपेंस है बट अभी मेरा वो यूज़ नहीं हुआ है, करंट एसेट में है, वो हर महीने के हिसाब से हम चेंज करेंगे। तो उसके लिए जैसे 10,000 का मेरा बना था वो टोटल अमाउंट, तो हर महीने अगर हम कर रहे हैं जैसे फॉर एग्जांपल एक महीने का 100, तो उसके लिए हम अलग जर्नल यहाँ पोस्ट करेंगे जो कि है प्रीपेड इंश्योरेंस जो हमने बनाया उसमें से क्रेडिट होके इंश्योरेंस जो हमारा एक्सपेंस अकाउंट है उसमें डेबिट हो रहा है। तो यहाँ पे रिवर्स जर्नल भी हम हर महीने पोस्ट कर सकते हैं। तो अभी तक हमने सब कुछ देख लिया है, कैसे हम ईयर एंड के अंत में मतलब आप कैसे ट्रांजेक्शन चेक करेंगे, कैसे पेमेंट सब कुछ करेंगे। तो अभी आगे हम Q&A क्वेश्चन आंसर्स के आंसर करेंगे। तो आपके कोई भी क्वेश्चंस है आप क्वेश्चन टैब में पोस्ट कर सकते हैं, उसका अभी हम आंसर्स जो है देंगे। तो ललित विमल का क्वेश्चन है, जैसे कि अगर उनके पास फरवरी मंथ में कोई सेल नहीं है तो उनको नील रिटर्न फाइल करना है जीएसटी के पोर्टल में, तो ज़ोहो बुक्स में कैसे उसको मार्क एज फाइल करना है वो आपने पूछा है। तो जैसा कि यहाँ से कुछ अलग नहीं करना होता है, आप जीएसटी के पोर्टल में अगर फाइल कर दिए हैं नॉर्मल तरीके से ज़ोहो बुक्स में आएंगे और मार्क एज फाइल करेंगे, जो भी OTP आएगा वो डाल के आप सेव करेंगे। तो अलग से कुछ नहीं करना होता है, जैसे बाकी मंथ का फाइल होता है उसी तरीके से नील रिटर्न के लिए भी मार्क एज फाइल आपको करना है। अगला क्वेश्चन है प्रवीण का, कैसे कस्टमर और वेंडर का जर्नल पास करेंगे ओपनिंग बैलेंस के लिए। जैसे कि देखिए ज़ोहो बुक्स में कस्टमर और वेंडर जो भी अकाउंट रिसीवेबल्स एंड पेएबल्स है उनका डायरेक्ट जर्नल पोस्ट नहीं किया जाता है। और बात रही ओपनिंग बैलेंस के लिए, तो वो हम आपको बताते हैं कैसे ओपनिंग बैलेंस डालना है। जैसे ज़ोहो बुक्स में अगर फर्स्ट टाइम आप आ रहे हैं तो सेटिंग्स में जाएंगे, तो यहाँ पे आपको ओपनिंग बैलेंसेस मिलेगा। तो यहाँ आप एडिट करेंगे। यहाँ सबसे पहले आप अगर ज़ोहो बुक्स अभी आप शुरुआत करने के लिए मतलब करने जा रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप अप्रैल 1 तारीख से 2024 से शुरू करना चाह रहे हैं, मतलब 1 तारीख से, तो आपको यहाँ पे 31 मार्च का डेट सेलेक्ट करना होगा। एक दिन पहले का डेट सेलेक्ट किया जाता है। आपको सेम अप्रैल 1 तारीख मतलब 1 नहीं सेलेक्ट करना है, 31 मार्च 2024 वैसे आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो भी अकाउंट्स है यहाँ पे अपने हिसाब से आप उसका वैल्यू डालेंगे। और कस्टमर और वेंडर के ओपनिंग बैलेंस के लिए आप यहाँ देख सकते हैं हमने अकाउंट रिसीवेबल दे रखा, पेएबल, तो यहाँ आप इंपोर्ट कर सकते हैं। सैम्पल फाइल डाउनलोड करिएगा
और उसके हिसाब से वैल्यूज़ डाल के वापस आप यहाँ पे अपलोड करके इंपोर्ट करेंगे। कम कस्टमर्स हैं आपके, ज़्यादा कस्टमर्स नहीं हैं, तो आप स्टेट कस्टमर्स में जाएंगे। यहाँ पे देखिए कस्टमर के ओवरव्यू पेज में एंटर ओपनिंग बैलेंस करके एक ऑप्शन मिलेगा। अगर आपके पास कम कस्टमर है, आप नया स्टार्ट कर रहे हैं, तो कुछ कस्टमर्स के ही ओपनिंग बैलेंस आपको डालना है, तो आप यहाँ क्लिक करेंगे। अगर आपकी मल्टीपल ब्रांच है तो ब्रांच का ऑप्शन आएगा, उसको सेलेक्ट करेंगे और कितना उनका ओपनिंग बैलेंस है वो आप डाल के सेव करेंगे। तो ऐसे ही वेंडर्स के लिए भी आप ओपनिंग बैलेंस डाल सकते हैं। मतलब सिंगल डालना है तो आप पर्टिकुलर कस्टमर या वेंडर में जाके डालिए, बल्क में डालना है तो सेटिंग्स में आप इंपोर्ट कर सकते हैं। पहले कस्टमर्स को इंपोर्ट कर लीजिएगा, फिर ओपनिंग बैलेंस में जाके उस वेंडर्स या कस्टमर्स की जो भी बैलेंस है इंपोर्ट कर सकते हैं। जर्नल के थ्रू ये नहीं किया जाता है। इसके अलावा अगर आपकी कोई जर्नल में आप चाह रहे हैं कि पोस्ट करना है, कुछ रिक्वायरमेंट है, तो वो सारे रिक्वायरमेंट हमें मेल कर सकते हैं या कॉल सपोर्ट में रीच कर सकते हैं। आप अपना रिक्वायरमेंट बता सकते हैं क्यों आपको जर्नल चाहिए, उस हिसाब से हम आपको गाइड कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीनिवास जी का। तो आपने पूछा है कि कैसे आप डिफरेंट ERP सॉफ्टवेयर से ज़ोहो में माइग्रेट करेंगे नए फिनेंशियल ईयर के। जैसे अभी हमने दिखाया, सेटिंग्स में जाना है, ओपनिंग बैलेंसेस में आपकी जितनी भी वैल्यू है पर्टिकुलर अकाउंट के, तो वहाँ पे जो आपका ट्रायल बैलेंस है वो यहाँ पे आप फिल करेंगे। उसके बाद कस्टमर और वेंडर्स के लिए आप इंपोर्ट कर सकते हैं या आप पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट पे जाके कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है यश जी का। तो कैसे आप जैसे कि पोस्ट करेंगे करेंसी लॉस है गेन है करके। तो एक्चुअली क्या है, आपको मैनुअली नहीं कुछ करना होता है। ज़ोहो बुक्स में जब आप पेमेंट रिकॉर्ड करते हैं तो वहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने आज इनवॉइस बनाया, आपकी करेंसी एक्सचेंज रेट में 100 रुपया है, कल आपको पेमेंट मिल रहा है 200, तो मतलब करेंसी में वैल्यू में डिफरेंस है। तो इसके लिए आप डायरेक्टली उस पर्टिकुलर इनवॉइस में जाएंगे और रिकॉर्ड पेमेंट करेंगे। तो रिकॉर्ड पेमेंट करते वक्त आप वही करेंसी डालेंगे जिस उस दिन का जो भी रेट है। तो ऑटोमेटिकली आपका प्रॉफिट गेन जो रिपोर्ट है वहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो वैल्यू है गेन है या लॉस है वो हो जाता है। तो यहाँ पे हमें कोई मैनुअल एंट्री करने की ज़रूरत नहीं होती है, ऑटोमेटिकली ये एंट्री पास होती है। आकाश जी का सवाल है, अगर किसी सप्लायर को एडवांस पेमेंट की और लेटर आप उस एडवांस पेमेंट को बिल में एडजस्ट करते हैं, तो वो एंट्री प्रीपेड एक्सपेंस या जैसे कि अनअर्न्ड रेवेन्यू में क्यों शो करता है। तो इसका जैसे कि आंसर है मैं आपको ज़ोहो बुक्स में शो करती हूँ। जैसे अगर आप यहाँ सेटिंग्स में जाते हैं अकाउंटेंट में, यहाँ पे आपको वेंडर एडवांस और कस्टमर का 2 ऑप्शन होता है। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट हम प्रीपेड एक्सपेंस और अनअर्न्ड रेवेन्यू लेते हैं, ठीक है। ये आपका एसेट अकाउंट, यहाँ पे अनअर्न्ड रेवेन्यू में लायबिलिटी अकाउंट। अगर आप इस अकाउंट को चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। और जो फ्लो होता है, आप जब भी एक कस्टमर के लिए या आप वेंडर फॉर एग्जांपल आपने वेंडर को 1000 रुपये पे किया तो वो एडवांस में गया है। तो एडवांस क्या होता है, अभी आपको पता नहीं है कि वो पेमेंट कौन से बिल में जाने वाला है। तो एडवांस एंट्री भी हम देख लेते हैं। जैसे कि ये आपका पेमेंट है, तो आप यहाँ पे नीचे जर्नल देख सकते हैं। ये जो आपका बैंक है ये प्रीपेड एक्सपेंस है। तो अभी आपने पेमेंट अपने वेंडर को पे किया है, ओके। तो अभी आपको नहीं पता है ये कौन से बिल में जाने वाला है। तो आपका जैसे कि हमने सेटिंग्स में प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट सेट कर रखा है, अगर वहाँ कोई और अकाउंट होता तो उसमें दूसरा अकाउंट शो करता, बट वहाँ पे यही अकाउंट सेट था, तो इस अकाउंट में ही ट्रैक होगा। तो अभी आपके बैंक से प्रीपेड एक्सपेंस में ट्रैक हो रहा है। जब आप इस पेमेंट को उस बिल में अप्लाई करेंगे तो ये पेमेंट क्या होगा वो भी हम देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे 400 हम डाल रहे हैं, इसको हम सेव कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए ये था पहला जर्नल जो आपका बैंक से प्रीपेड एक्सपेंस में गया। जब इस अमाउंट को आप बिल में अप्लाई करते हैं तो आप देख सकते हैं 400 आपने अप्लाई किया, वो 400 आपके अकाउंट्स पेएबल में मूव हो जाता है।
तो ये फ्लो सेट है कि क्योंकि कोई एक अकाउंट में तो ट्रैक होना ज़रूरी है ना, आप किसी को पेमेंट दे रहे हैं, आपके अकाउंटिंग सिस्टम में कहीं तो वो शो करेगा कि ये पेमेंट यहाँ पे मैनेज हो रहा है, तो प्रीपेड एक्सपेंस में मैनेज होता है। उसके बाद वो ऑटोमेटिकली जर्नल पोस्ट भी हो जाता है, ऐसा नहीं कि प्रीपेड एक्सपेंस में ही रहेगा, वो अमाउंट ऑटोमेटिकली जो बिल में आप अप्लाई कर रहे हैं उसके हिसाब से अकाउंट्स पेएबल में मूव होके वो एडजस्ट हो जाता है। अगला सवाल है कैसे आप जीएसटी लेजर ईयर एंड में क्लोज करेंगे, देन कैसे रिसीवेबल्स पेएबल पेमेंट सब एडजस्ट करेंगे। तो जैसा कि आपने ऑलरेडी इसके बारे में सेशन में देखा है कि कैसे पेमेंट ये सब आप चेक करेंगे। तो जीएसटी फाइलिंग में जब आप जाते हैं तो यहाँ पे जब 3B का अगर आप बात कर रहे हैं, आईटीसी जो एडजस्ट होता है, जब यहाँ से आप 3B मार्क एस फाइल करते हैं तो जो भी जीएसटी के पोर्टल में आपने आईटीसी एडजस्ट किया है इनपुट को आउटपुट के साथ, वो सब ऑटोमेटिकली यहाँ एक जर्नल में पोस्ट हो जाता है। तो इनपुट और आउटपुट जो भी अकाउंट है वो एडजस्ट हो जाता है। उसके बाद जो भी आपने बैंक से पेमेंट किया है वो आप यहाँ पे जीएसटी पेमेंट के मॉड्यूल में जाएंगे, रिकॉर्ड पेमेंट में क्लिक करेंगे और पे थ्रू जो भी आपका बैंक है वो सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे किस टैक्स के लिए कितना आपने पे किया है, अगर क्या कोई इंटरेस्ट लगा है या कोई लेट फ़ी लगा है तो वहाँ पे आप अमाउंट डालेंगे और ऐसे सेव करेंगे। तो इस तरीके से आप जो है जीएसटी के पेमेंट को रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कैन वी चेंज द मेन हेड ऑफ सब एक्सपेंस हेड अलॉन्ग विद द ट्रांजैक्शन। अगर आपने कोई अकाउंट क्रिएट किया है और उसके अंदर ट्रांजैक्शंस भी है तो आप उस अकाउंट के हेड को चेंज नहीं कर सकते, ना ही आप पेरेंट अकाउंट या उनका चेंज कर सकते हैं। बट यहाँ पे तरीका ये है, जैसे कि हमने बल्क अपडेट के बारे में देखा, तो आप एक न्यू अकाउंट क्रिएट कर लीजिए, ठीक है। न्यू अकाउंट क्रिएट करने के बाद ट्रांजैक्शंस जो होंगे आप बल्क अपडेट यूज़ करके न्यू अकाउंट में मूव कर सकते हैं। उसके बाद उसके लिए आप कोई भी एक जैसे कि आप मेन हेड अकाउंट चेंज करना चाहते हैं ना, वो आप वहाँ पे सेट कर सकते हैं। अगला है बिल बाय बिल ओपनिंग बैलेंस कैसे डालें। तो यहाँ जोहो बुक्स में बिल बाय बिल ओपनिंग बैलेंस डालने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि आपको बिल लाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि आप एज अ ओपनिंग बैलेंस ला रहे हैं। तो अमाउंट को आप जो सेटिंग्स में हमने दिखाया उस तरीके से आप ओपनिंग बैलेंस डाल सकते हैं। बट इन केस आपको फिर भी पिछले साल का ओपनिंग बैलेंस बिल में चाहिए तो आप ओपनिंग बैलेंस डेट से पहले के डेट में ट्रांजेक्शन क्रिएट करके ला सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है ओपनिंग बैलेंस ऑफ फिक्स्ड एसेट इन बल्क इंपोर्ट। तो फिक्स एसेट ही नहीं, जैसे कि बल्क में अगर आप वैल्यू लाना चाहते हैं फिक्स्ड एसेट के अकाउंट में, तो आप सेम जैसे कि ओपनिंग बैलेंस हमने देखा है ना, वहाँ पे आप इंपोर्ट कर सकते हैं। या चार्ट ऑफ अकाउंट्स में भी आप डायरेक्टली अकाउंट जब इंपोर्ट करते हैं वहाँ ओपनिंग बैलेंस वैल्यू के साथ इंपोर्ट करके ला सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हम टैली में अकाउंट करते थे, अभी हमें जोहो बुक्स में करना है, कैसे ओपनिंग बैलेंस डालें। तो सर जैसे कि हमने अभी बताया, आपको जैसे ओपनिंग बैलेंस सेटिंग्स में जाके डालना होगा, उसके बाद आप कस्टमर और वेंडर के लिए अलग अलग डाल सकते हैं। और अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है इस माइग्रेशन के प्रोसेस में, आप हमें सपोर्ट में रीच कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है चार्ट ऑफ अकाउंट्स में अकाउंट्स की मैपिंग कैसे करें ट्रांजैक्शन अगर हुई हो अकाउंट में। तो जैसे हमने बल्क अपडेट के बारे में देखा, तो चार्ट ऑफ अकाउंट में जाके कोई चेंजेस आप नहीं करेंगे। अगर आपने कोई एक अकाउंट के लिए ट्रांजैक्शन बना दी है, बाद में अगर आप उस ट्रांजैक्शन में आप चाह रहे हैं कि वो अकाउंट टाइप ही बदल दे, तो वो पॉसिबल नहीं है। आप जो भी अकाउंट आगे मेंटेन करना चाहते हैं वो उसके लिए एक चार्ट ऑफ अकाउंट्स में एक नया अकाउंट बना लीजिए। उसके बाद बल्क अपडेट यूज़ करके ट्रांजैक्शन में जाके वो अकाउंट को आप चेंज कर दीजिए। उसके बाद जो पुराना अकाउंट है वो आप इनएक्टिव में मार्क कर दीजिए। अगला क्वेश्चन है शिल्पा जी का, रिकरिंग इनवॉइस कब करते हैं। देखिए, अगर आपका बिजनेस फॉर एग्जांपल आप कुछ रेंट पे दे रहे हैं या आपका कुछ शॉप है जो आपने रेंट पे दिया है, तो क्या होता है महीने महीने आप सेम रेंट जो है उनसे कलेक्ट करते हैं। तो उस केसेस पे आप मैनुअली ना करके आप सेट कर सकते हैं कि ये मेरा रिकरिंग इनवॉइस है, हर महीने मेरे शॉप का 10,000 रेंट है और आप चाहते हैं
कि वो ऑटोमेटिकली इनवॉइस जो है क्रिएट हो जाए। तो उस केस पे आप रिकरिंग इनवॉइस का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं ज़ोहो बुक्स में इनवॉइसेस में आपको यहाँ अटैच फाइल करके ऑप्शन होगा। यहाँ नीचे दिया गया है मैक्सिमम आप 10 फाइल अपलोड कर सकते हैं, एक फ़ाइल 5 MB का होना चाहिए। अगला दीपक जी का सवाल है, प्रॉफिट को पार्टनर्स की कैपिटल में कैसे ट्रांसफ़र करेंगे। जो हमने रिटेन अर्निंग्स का एक जर्नल देखा तो वही करना है आपको। जो लास्ट ईयर का आपका प्रॉफिट जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड है वो इस साल आपका रिटेन अर्निंग में शो करता है। तो रिटेन अर्निंग के अकाउंट से आप जो भी पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं जर्नल के थ्रू आप पोस्ट कर सकते हैं। और लंबोदर जी का क्वेश्चन है, जैसे इनवॉइस नंबर, सेल्स ऑर्डर नंबर, एस्टीमेट नंबर ऑटोमेटिक चेंज होगा, मैनुअली चेंज करना होगा। देखिए नंबर जो है ट्रांजैक्शन सीरीज़ हम उसी लिए सेट करते हैं, ठीक है। तो जैसे हम ले रहे हैं यहाँ इनवॉइस ही है, तो यहाँ जब देख सकते हैं इनवॉइस नंबर की सीधा आपको सेटिंग्स मिलेगा। तो यहाँ आप सेट कर सकते हैं कि ऑटोमेटिक जनरेट होना चाहिए या ये जो नंबर है मैनुअली आप एंटर करना चाहते हैं। तो ये सारे मॉड्यूल्स में आपको मिल जाते हैं कि आपको कैसे चाहिए। तो हमने सारे क्वेश्चंस के आंसर दे दिए हैं। तो अगला ये सारे हैं हमारे ज़ोहो बुक्स के सोशल मीडिया हैंडल्स, आप यहाँ पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। और इसके अलावा ज़ोहो बुक्स में आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी आपके पास डाउट है, आप कुछ रीच करना चाहते हैं, मेल में रीच करने के लिए आप support.india@zohobooks.com पे मेल कर सकते हैं, या कॉल सपोर्ट के लिए आप 1800572667 पर कॉल कर सकते हैं। कॉल सपोर्टेड लैंग्वेज जैसे भाषा जो हम सपोर्ट करते हैं वो है इंग्लिश, हिंदी, तमिल, तेलुगु एंड मलयालम। तो ये सारे सपोर्टेड लैंग्वेज है कॉल्स के लिए। सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक मंडे टू फ्राइडे कॉल सपोर्ट में रीच करके आपकी कंसर्न क्वेरीज जो है रेज कर सकते हैं। तो होप ये जो वित्तीय वर्ष ईयर एंड की जो वेबिनार है आपको बहुत यूज़फुल रही होगी। बहुत जल्दी आगे और एक वेबिनार में हम मिलते हैं। इस वेबिनार में ज्वाइन करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।